नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं DSSB NIS एक्सप्लेनर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15, जिसमें आज हम कंप्लीट करेंगे NIS DLED कोर्स नंबर 503 का ब्लॉक नंबर फर्स्ट। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्लेनर सीरीज़ एक्चुअली वन ऑफ द 3 पार्ट है DSSB NIS फ्री पैकेज का, जिसमें पहले पार्ट में हमने आपको इस बुक की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी। उसके बाद में आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जब बुक पढ़ी, आपने कहा कि सर इससे रिलेटेड हमें कुछ MCQ भी प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए। तो हमने आपको कुछ PDF प्रोवाइड की, जिसमें ब्लॉक वाइज MCQ थे, और ब्लॉक वाइज MCQ में हर ब्लॉक से लगभग 500 से 800 MCQ हमने कोशिश की कि आपको दे पाएँ, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। आपने की भी, सराहना भी की, और बहुत अच्छा रिव्यू रहा। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास बुक भी हमने दे दी थी, MCQ भी दे दिए थे, लेकिन उनको दिक्कत ये थी कि उन्होंने ऑफिशियल बुक कभी पढ़ी ही नहीं है। जब ऑफिशियल बुक नहीं पढ़ी है तो जो नोट्स या बुक होते हैं फिर उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा। तो उनकी तरफ से डिमांड आई कि सर कुछ वीडियोज़ भी दे दीजिए जिससे हम इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप सभी के लिए ये एक्सप्लेनर वीडियो सीरीज़ हमने शुरू की। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी ये बुक परचेज़ कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परचेज़ नहीं की होगी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी PDF ले सकते हैं। PDF और ये जो MCQ की PDF है ये आपको मिलेगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, आपका नाम और जो डिमांड है आपकी, जो MCQ वगैरह, वो आपको लिख के भेजना है। आपको मिल जाएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये जो बुक है वो PDF में पढ़ने में मज़ा ना आए, या फिर उनको आदत है हार्ड कॉपी में पढ़ने की, तो वो स्टूडेंट इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन। अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, वहाँ से आप लेंगे तो आपका अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, कोर्स नंबर 503 है, ये है हमारा लर्निंग लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल पहले से 8वीं तक का होता है, आपको पता होगा। उसके अंदर हमारा जो ब्लॉक नंबर फर्स्ट है ये है अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। इस ब्लॉक में टोटल 3 यूनिट है। व्हाट इज़ लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, है ना। अलग अलग लोग क्या क्या मानते हैं लैंग्वेज को, वो बात करेंगे। फिर इंडियन लैंग्वेजेस, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या लैंग्वेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग, जो हमारा एक्विजिशन और लर्निंग वाला पार्ट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले व्हाट इज़ लैंग्वेज, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ है भाई, सबसे पहले तो हमारा स्कोप क्या है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में लैंग्वेज एंड ग्रामर, ग्रामर के टोटल 4 पार्ट हैं। साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है ये देखेंगे। साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट क्या होता है हमारा, सोशल आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है, और लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज एट एलिमेंट्री लेवल, व्हाट इज़ लैंग्वेज। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, देखो ध्यान समझो। अब 2 तरह के लोग हैं, ठीक है। एक तो लिंग्विस्ट होते हैं हमारे, और एक ऑर्डिनरी पीपल होते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो तो लैंग्वेज को केवल मानते हैं कि ये तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, हमें अपनी बात बतानी है किसी को, तो हमें कोई एक चीज़ चाहिए, एक साधन चाहिए, वो हमारी लैंग्वेज होती है। भाषा एक साधन है, ठीक है, ये वाली बात मानते हैं। लेकिन जो लिंग्विस्ट होते हैं वो जनरली ये बात मानते हैं कि ये साधन के साथ साथ साधक भी है, और ये कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज, जो मैं अगर कुछ मेरे को लैंग्वेज बनानी है तो मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए उस लैंग्वेज को बनाने के लिए। मुझे एक तो चाहिए एक ग्रामर बना लूँगा मैं, दूसरा मुझे चाहिए कि डिक्शनरी, यानी कि वोकैब मेरे पास आ जाए, है ना। तो डिक्शनरी और अगर मेरे पास ग्रामर आ जाती है तो मेरी लैंग्वेज तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर हमारा जब भी बात होती है इसके बारे में, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है स्पीकर। स्पीकर, लैंग्वेज को बोलने वाला भी तो एक चाहिए, वरना लैंग्वेज तो ऐसी भी हैं जो पहले थी लेकिन ख़त्म हो गई, आज उनको कोई जानता भी नहीं है, क्या फ़ायदा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्पीकर की। ये हर तरह का बेसिकली देखा जाए तो स्पीकर से ही लैंग्वेज है ना। जो जितना ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ होता है उतना ही वो लैंग्वेज बेहतर होती जाती है, तो वो सारी चीज़ होती है, ठीक है। और उसी के हिसाब से आपकी एक बनती है स्पीच कम्युनिटी। स्पीच कम्युनिटी क्या होती है, जो लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। भाषण समुदाय जो आपका होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी भाषा के लिए। कोई भी भाषा तभी तक जीवित रहेगी जितनी ज़्यादा उसकी स्पीच कम्युनिटी एक्टिव होगी, और जितनी ज़्यादा स्पीच एक्टिव कम्युनिटी जो होगी वो पावरफुल होगी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब स्पीच कम्युनिटी इज़ फॉर्म्ड बाय पीपल हु स्पीक अ गिवन लैंग्वेज, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब वो आपकी स्टैंडर्ड भी हो सकती है और नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकती है, वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ होता है कि लैंग्वेज एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि भाषा व्यक्ति की पहचान से जुड़ी है। देखो कौन सा व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है उससे आपको केवल ये नहीं पता चलता कि उसकी भाषा क्या है, क्योंकि भाषा के साथ एक कल्चर होता है वो भी चलता है, ठीक है। एक जो कल्चर होगा वो भी चलता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर क्या चीज़ थी, जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो ना केवल वहाँ की भाषा आई बल्कि वहाँ का खान पान आया, वहाँ का रहना सहना आया, वहाँ का कल्चर आया। समझ रहे हो? कल्चर किस तरह का होगा कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार होंगे जो पहले नहीं मनाए जाते होंगे, अब मनाए जाते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ होती है ये आप एक केवल और केवल आपका एक जो भाषा होती है, जैसे मान लो कोई भी हो सकता है, हिंदी भाषी होगा, हिंदी भाषी के आपके अलग अलग वो होंगे कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ के कस्टम्स क्या है, इन सारी चीज़ों को भी आप बता सकते हो, या एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है भाषा को लेके। और ये वाइस वर्सा होता है, भाषा भी जनरली लोगों से पहचानी जाती है, ठीक है। कि अगर मान लो आपको कोई एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज होते हैं लैंग्वेज को बदनाम करना या फिर उसको आप ये कह सकते हैं उठाना, ये दोनों डिपेंड करते हैं कि वो उस भाषा को बोलने वाले व्यक्ति कैसे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जितने ज़्यादा व्यक्ति पावरफुल होंगे उस भाषा को उतना ज़्यादा माना जाएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो हमारा बोली और जो भाषा है उसके अंदर क्या डिफरेंस बताते हैं लोग, और जनरली कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, बोली और भाषा में। बस फ़र्क ये रह जाता है कि भाषा हम उसको मानने लग जाते हैं जिसको जो ज़्यादा अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, तो उसको हम भाषा कह देते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है। इसी वजह से तो इंडिया के अंदर जो ये भाषा के ऊपर साउथ वर्सेस नॉर्थ ये चलता है, ये कोई वो नहीं है। अलग अलग अगर आपके राज्य हैं वो भी भाषा के ऊपर अलग हुए हैं, है ना। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आपका आता है लैंग्वेज इज अ मीडियम दैट मेंटेन्स मॉडरेट क्लासेस हियरार्की टू। बिल्कुल सही बात है। जो लैंग्वेज होती है, अब देखो ये माना जाता था कि पुराने समय में भी कि जो शुद्ध संस्कृत होती है वो केवल जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं को आती है और वही बोलते हैं, वो सारी चीज़ होती है ना। जो ठेठ जो भाषा होगी वो बोलेंगे जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये एक तरह की जो हायरार्की जो होती है उसको भी लेकर आती है, क्लास हायरार्की, है ना। आप किस क्लास में हो वो भी आपका लैंग्वेज से आपका ये माना जाता है कि इस तरह से आपका पता चलता है, ठीक है। अब देखिए एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो ये माना जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लैंग्वेज का, कि जनरली जो बच्चे होते हैं ना वो एक यूनिवर्सल ग्रामर लेकर पैदा होते हैं और उनके अंदर भाषा सीखने की एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्रेरणा होती है कि वो भाषा बहुत जल्दी सीखते हैं। और हर कोई, जैसे इसमें नीचे वाली बात में कहा भी है कि कहीं पे भी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन हो या सोशल क्लास कोई भी हो, बच्चे बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हैं जिस भाषा को बोलते हैं, उसमें कमांड बहुत जल्दी हो जाती है उनको, है ना, वो वाली चीज़। और हर एक भाषा की एक यूनिवर्सल ग्रामर है कि ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। जैसे कुछ भाषाओं को छोड़ दें, जैसे मान लो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी के अंदर लिंग वाली जो चीज़ होती है, दो लिंग अलग अलग हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आप और अलग अलग भाषाओं में देखोगे तो वहाँ नहीं है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे वर्ब आपकी ज़रूर होगी भाषा के अंदर, आपका नाउन ज़रूर होगा, उसको अलग अलग अरेंज आपका अलग अलग हो सकता है, उसके आपके रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है और बच्चा उसको लेकर पैदा होता है, ठीक है। अब अगला क्या होता है लैंग्वेज का काम कि भाई अब ये आपके जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को नलीफाई करती है। आपको मतलब नहीं है कौन कितनी दूर है, ठीक है। पहले पत्र लिखते थे, कोई 1000 किलोमीटर दूर होता था, उस तक भी आप अपनी बात पहुंचा सकते थे, वो सारी चीज़ें होती है। और आज तो सोशल मीडिया और ये ऐसी चीज़ है जहाँ, या फिर आपका मोबाइल इंटरनेट, ये इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं कि चाहे 2000 किलोमीटर क्या दुनिया के कहीं पे भी कोई हो या दुनिया से बाहर भी कोई हो, है ना, वहाँ तक भी आप अपनी भाषा अपनी जो कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसने डिस्टेंस को नलीफाई कर दिया है। और भाई आपका एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अरे देखो कई चीज़ें हैं, मल्टीलिंग्विज्म हमारे लिए अच्छी चीज़ है, रिसोर्स की तरह हम यूज़ करेंगे, है ना। बहुभाषिकता को देखा जाए तो वो हमारे लिए साधन है, उसको उस तरह से लिखेंगे, ना कि वो बाधक है, ठीक है। इस बात को ध्यान समझना। दूसरा, जो
हमारी जो लैंग्वेज होती है ना वो अपने आप को खुद ब खुद बदलती रहती है, ठीक है। जैसे एक बात कह देते हैं कि ये जेन जी की लैंग्वेज है, अभी जो वो है कि हमारी लैंग्वेज अलग थी, दूसरों की लैंग्वेज अलग है। तो जो ये माना जाता है कि ग्रैंड पेरेंट और बच्चों की लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो अपने आप को डेवलप करती है अकॉर्डिंग टू जनरेशन्स, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। फिर आपका आता है लैंग्वेज, ग्रामर एंड, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखो। अब हमारी जो लैंग्वेज होती है ना, हर एक लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, उसका एक सिस्टम ऑफ साउंड होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर ऑफ साउंड सिस्टम, जो सबसे पहली बात होती है, हर एक लैंग्वेज के अंदर साउंड स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर आपके क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। हिंदी के अंदर अलग होंगे, इंग्लिश के अंदर अलग होंगे, वो वाली सारी चीज़ें आपकी हो सकती है ना। जैसे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है उसमें आपके बात केवल अल्फ़ाबेट की नहीं है। अगर आप साउंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हो वहाँ फोनीम के बारे में बात होती है ना। हिंदी के अंदर जैसे जो हिंदी का अल्फ़ाबेट है, यानी जिसको आप वर्णमाला बोलते हो, उसमें आपके स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग है ना। तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हर लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे रहती हैं। और कई बार ये होता है कि जैसे हिंदी के अंदर है, अब जैसे पहले ज नहीं था, है ना, अब ये ज आ गया, है ना। इंग्लिश में तो था, इंग्लिश में क्या बोलता है, जी, जो आप जेड जिसको बोल देते हो, ये जी है ना। एक होता है जी, ये जी है आपका, है ना। तो ये अलग अलग आपकी साउंड होती है। ये जे की साउंड होती है, ठीक है। जी की साउंड ग भी हो जाती है। तो वो आपका साउंड सिस्टम अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो आपका रहता है, ठीक है। चलिए एक सेकंड। अब इसमें एक चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस शब्द को आप कैसे बोलोगे, ठीक है। जैसे हिंदी जिस तरह से लिखी जाती है उसी तरह से बोली जाती है, वो वाली चीज़ रहती है। हालांकि कुछ लोग इसको कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, वो मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कई बार लिखा होता है, ठीक है, ये लिख दिया, अब इसको बोल देंगे भैया। हिंदी की एक ही बात थी कि वो जिस तरह से लिखी जाएगी उसी तरह से बोली जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। देखो अब ये जो साउंड होते हैं, इसको साउंड को कह देते हैं, कई जगह कहते हैं आई। आई नहीं है भैया इस साउंड, ये ए साउंड है, ए, ठीक है। एक साउंड होती है ए साउंड होती है ये वाली, और ए साउंड होती है ए, ये ए साउंड है। कैसे, कहाँ आप देखोगे, ये आपको साउंड दिखेगी जब मैं लिखते हैं, मैं के अंदर ये साउंड आ रही है ए की, है ना, वो वाली साउंड होती है। अब इसके अंदर कहेंगे भैया, कैसे लिखेंगे, फिर भैया का हमारा इसी तरह से लिखा जाएगा, भैया भैया भैया, तो यही तो हुआ, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये भैया हो गया, है ना। अच्छा, आप कहेंगे कि सर इस तरह से थोड़ी चलता है। देखो अलग अलग इसके अंदर ही अगर आप एनआईएस देखोगे तो एनआईएस में एक बात लिखी हुई है कि आपकी जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, वो कई बार ये होती हैं कि आप किसी और लैंग्वेज में को एक्विजिशन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी कई बार अशुद्धियाँ हो जाती हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। जैसे ये लिखा हुआ है, इनकरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ अदर लैंग्वेज। अब यही दिक्कत होती है, देखो ध्यान से। जब आपका बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश के जो हिंदी के अंदर जो हमारे जो हिंदी टीचर जनरली रहे हैं वो किधर से रहे हैं, ये ईस्टर्न यूपी बिहार यहाँ से रहे हैं। तो वहाँ कुछ शब्द बोलने में दिक्कत होती थी, तो वहीं से वो चीज़ें हुई हैं। जैसे मान लो स्कूल बोलते हैं ना, स्कूल, तो वो स्कूल आधा स जब बोलेंगे तो उसके आगे ई लगा देंगे, स्कूल बोल देते हैं, तो वो वाली चीज़ होगी। तो ये कुछ इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो ये इसी तरह से जो भैया या मैया जो ये चीज़ें थी उसके अंदर वही हुआ। अब देखो एक बात बताओ, आप दो वर्ड मैं बता रहा हूँ, एक तो मेला और मेला, है ना। अब ये बताओ इसको अगर आप जाओगे बिहार में, यूपी में, ईस्टर्न यूपी या बिहार में जाओगे तो महिला बोल सकते हैं इसको, है ना, लेकिन है तो मेला, ये मेला है। तो यही आपकी जो साउंड वाली जो चीज़ बताना, वो साउंड का एक रूल होता है कि किस तरह से बोला जाएगा। इंग्लिश के अंदर भी आपका अलग अलग चलता है। जैसे इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो मान लो सी है, सी को कभी क बोलेंगे, कभी स बोलेंगे, कब स बोलेंगे, कब क बोलेंगे। सी को क बोलेंगे कब, जब इसके आगे या स कब बोलेंगे। स का रूल सीधा सीधा है, आई ई और वाई अगर होगा, सी के बाद कभी भी आई ई वाई आ जाएगा तो इसको स बोला जाएगा, है ना। सी को च कब बोला जाएगा, जब सी के बाद एच आ जाएगा तो च बोल दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी हर एक कंडीशन में उसको क बोला जाता है। जैसे एक सर्कस है,
ठीक है, सर्कस लिखा हुआ है, तो इसमें एक सी को तो बोला जा रहा है स, एक सी को बोला जा रहा है क। इसी तरह से साइकिल है, साइकिल में एक सी को बोला जा रहा है स, एक सी को बोला जा रहा है क। क्यों? क्योंकि आई और वाई, आई ई वाई का जो रूल बताया वो चलता है यहाँ पे। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं उनके फोनेटिक्स को रिलेटेड, तो उनको हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो ये वाली चीज़ होती है। आप समझो एक चीज़ होती है, जैसे कई बार अगर आप जाते हैं वहाँ, जैसे अब हरियाणा के जब हिंदी टीचर बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कै खे, जैसे वो वर्णमाला पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे कबूतर, कैसे कबूतर नहीं है, जो आप कै कह रहे हो वो ये है, ये कै है, ए वाली साउंड ये है, ठीक है, कैसे कबूतर। अगर आपको ये बोलना है ये क्या है, ये क है, ये क है, और क से कबूतर ही बनेगा, कैसे कबूतर नहीं बनेगा, ठीक है, आया समझ में। अगर आप मैं से मछली, मैं से मछली नहीं, मैं से मैला ही होगा, इस बात को ध्यान समझना, है ना। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये आपका डिपेंड करता है आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं या किस तरह से बोल रहे हैं, किस एरिया से आते हैं, आपकी एक्विजिशन कैसे हुई है, उसके ऊपर से त्रुटियाँ आ जाती हैं और वो फिर चलती रहती हैं, ये चीज़ें चलती हैं। तो ये क्लियर होने चाहिए, जो भी आपका जो लेवल वगैरह और जो साउंड स्ट्रक्चर के जो लेवल्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, ध्यान समझो। अब यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा, जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो बात की गई है, हिंदी के अंदर आपके चलो इंग्लिश का बता देता हूँ पहले। इंग्लिश के अंदर टोटल जो मैं फोनीम की बात कर रहा था, 20 वोवल माने गए हैं और 24 कॉन्सोनेंट माने गए हैं, आया समझ में। और इंग्लिश कह रहा हूँ, हिंदी के अंदर आपके 10 और 33 हैं, ठीक है, 10 आपके क्या हैं, 10 आपके वोवल्स हैं और 33 आपके कॉन्सोनेंट हैं। तो ये वाली चीज़ है, तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर कितने वोवल हैं, कितने कॉन्सोनेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 44 टोटल आपके फोनीम होते हैं, चलो, है ना। अब वर्ड फॉर्मेशन के अंदर बात करेंगे, तो वर्ड फॉर्मेशन में भैया आपके सिंगुलर, प्लूरल या इनके अलग अलग रूल हैं। जैसे हिंदी के अंदर ही देख ले, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदी के अंदर प्लूरल का अगर रूल देखें तो किस तरह का रूल रहता है कि अगर मान लो किसी के पीछे बड़ी ई लगी हुई है, बड़ी ई है, तो वो छोटी ई बन जाती है अगर आप उसका प्लूरल करोगे तो, है ना। कैसे? जैसे मान लो है स्त्री है, बड़ी ई थी, स्त्रियाँ आप लिख के देखो, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से एक जगह एक चीज़ जो बहुत जगह गलत लिखी होती है, दवाइयाँ आपका आता भी है, ये लिखा भी आता है कि इसका बताओ ये ठीक है या गलत है। तो दवाइयाँ आप देखोगे तो ये लिखा मिलता है आपको, जबकि ये गलत है। जैसे ही उसको प्लूरल कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटी ई हो जाएगी, ना कि बड़ी ई रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसी तरह से आपके सिंगुलर, प्लूरल और इनके अपना वर्ड फॉर्मेशन होता है, इनके रूल्स होते हैं, ठीक है। अब संस्कृत के अंदर तो आपका सिंगुलर, डुअल और प्लूरल को तो देखा ही जाए, बल्कि इसके 15 से 16 डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे एक बात है ना, घर है, घर लिखा दिखा आपने। मैं हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी है घर, ठीक है। घर का प्लूरल क्या करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अभी घरों, एक ये भी तो होता है, बहुत सारे घरों में ये चीज़ चलती है या ये चीज़ होती है ना। कारें, कारों। अब देखो कारें भी प्लूरल है और कहीं कहीं आप कारों भी यूज़ करते हो, है ना, कि इन कारों में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है। इसी तरह से जो आपका संस्कृत है, संस्कृत के अंदर ये 15-16 फॉर्म है, हिंदी के अंदर 3 से 4 फॉर्म हो जाती हैं, वो चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिंदी के अंदर जो नाउन हैं वो 6 अलग अलग इनके रूप हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और बेसिक चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा इसमें। अब एक जो रूल है ना, इसमें डायरेक्ट दिखाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि ये देखो, ये पकाओ, पखिल, पगैल, पचाओ, पचिल, पचैल, पताओ, पटील, ये वर्ड हिंदी में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इनका मानना ये है कि हिंदी में जब पी शुरू होगा, जैसे प से कोई भी शुरू होगा, आधे प से, तो उसके बाद अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा, समझो वोवल तो आपका आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा तो YRL V यही यूज़ हो सकता है हिंदी में, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आधे प के बाद या तो य आएगा या र आएगा या ल आएगा या व आएगा, यही आ सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, ये रूल बन गया, एक तरह से ये रूल बना दिया इन्होंने कि आधे प के बाद बाकी कोई आएगा ही नहीं। समझो, आपने कभी सोचा था ये?
जब मैंने पढ़ा इसको मैंने भी तभी देखा, मेरे को तो और कोई वर्ड मिला नहीं। आप देख लेना, जब शुरुआत होती है आधे प से, देख लेना आप, ठीक है। आप बताना कि और क्या आ सकता है। अब कोई कहेगा सर प्रतीक, प्रतीक में तो हाँ, तो आधा प आ गया ना। जब अगर मैं अपना नाम लिखूं प्रतीक, ठीक है, तो उसके अंदर देखेंगे तो क्या होता है, आधा प है, जो नीचे रहता है वो क्या होता है, जो नीचे रहता है वो पूरा होता है। जैसे प्रतीक लिखूंगा तो प्रतीक इस तरह से लिखा जाएगा। जिसको नहीं पता र का रूल, उनको मैं बता देता हूँ कि जो नीचे रहता है वो पूरा होता है हमेशा, ऊपर वाला आधा होता है। जब र ऊपर लगेगा तो वो आधा र होता है, जब नीचे लगेगा तो र पूरा है और प आधा है। जो भी चीज़ हो, द ध नीचे लिखा हुआ देखा होगा, तो ध जब नीचे लगा है तो ये पूरा है और द आधा है, ये वाली चीज़ होती है, ये रूल होता है, ठीक है। मैंने तो ये रूल इस तरह से याद किया था कि जो ऊपर जो बैठता है वो हल्का ही होगा, नीचे वाला भारी होगा, है ना। नीचे वाला ताकतवर होगा जब भी तो ऊपर वाले को उठा रहा है वो। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये आपका रूल हो गए। तो इस तरह के रूल्स हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे और इस तरह से हमारी चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कोई भी ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप वर्ड्स को करके नहीं कर सकते, उनका एक ऑर्डर होता है। जैसे कि जो हिंदी है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर मैं डिफरेंस बात करूं तो SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश का आ गया, है ना, ये वाली चीज़ होती है। जबकि हिंदी का क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये वाली चीज़ करती है। राम खाना खाता है, ठीक है, खाता है तो वर्ब थी तो वो यहाँ पे आई, तो उसके हिसाब से। तो यही वाली जो चीज़ होती है, तो हर एक जो आपकी लैंग्वेज होती है उसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। वो SVO हो सकता है, वो SOV हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है ना। तो उसको आपको करना पड़ेगा और ये लेफ़्ट टू राइट हमें देखना पड़ता है। तो ये ऑर्गेनाइज होता है, इसी को हम कहते हैं सेंटेंस करेक्शन कंस्ट्रक्शन के रूल, जो आप टेंसेस वगैरह उन सारी चीज़ों में पढ़ते हो, ठीक है। फिर आपका डिस्कोर्स स्ट्रक्चर, ये क्या होता है देखो। अब हम जब डिस्कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, संवाद संरचना के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम सोशली किस तरह से कर रहे हैं। तो सोशल कम्युनिकेशन के, अब वो तो हो गए, हमारी लैंग्वेज बन गई, उसके बारे में उसको बोलना कैसे, वो भी जो ये होता है। तो बेसिक रूल क्या है कि कभी भी दो बंदे बात कर रहे हैं, बीच में टोकेंगे नहीं, बीच में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे जो वर्ड्स होते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ना, इनको ये माना गया है कि ये स्ट्रेस देने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए एक वे में करते हैं। जैसे एक एग्जांपल NIS में जो लिया था कि मुझे इसलिए मुझे देर हो गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। अब जो इसलिए और क्योंकि अगर हटा दोगे, ठीक है, तो आप को जो उसका जो मीनिंग है ना सेंटेंस का, वो मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि ये जस्टिफाई कर रहा है ना, जब इसलिए और क्योंकि आपने डाला। तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपका कोर्स आपके स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है, वो वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आपका आता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। मानक भाषा आपकी आप बोलते हैं वो अलग होती है और मानक भाषाएं अलग रहती हैं, ठीक है। अब मानक भाषा के इन्होंने 4 स्टेप बताएं कि 4 स्टेप से आपकी कोई भी जो मानक भाषा है वो बन जाती है। पहला स्टेप ही तो सीधा सीधा यही है कि आपके पास एक सोसाइटी होनी चाहिए, जो सोसाइटी उसको बोलती हो और वो उसको एक्सेप्ट करती हो भाषा के रूप में। तो इसी तरह से जो हमारी ब्राह्मणिक सोसाइटी थी उसने संस्कृत को यूज़ किया था, ठीक है। जरा अरब आए, अरब ने रूल किया तो अरेबिक बन गई, ठीक है। इसी तरह से जो ईरानियन आए, ईरानियन ने पर्शियन कर दी। इसी तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंग्लिश कर दी। तो ये बेसिकली उनकी अपना जो पहला स्टेप होता है वो होता है आपका कि आपकी जो एक वर्ग बोलना चाहिए जो उसको मानक भाषा बनाना चाह रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड के अंदर क्या होगा कि आपके डायलेक्ट्स वगैरह होने चाहिए। थर्ड आपका सीधा सीधा होगा कि उसकी ग्रामर लिखी गई हो और उसकी डिक्शनरी अवेलेबल हो। डिक्शनरी और ग्रामर होनी चाहिए उस भाषा की, आप उसको स्टैंडर्डाइज भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ और जो लास्ट रहेगा, आप स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जो है उसके लिए सिनेमा, लिटरेचर और ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो वो चीज़ होगी तो आपका वो भाषा उतनी ज़्यादा आप ये मानेंगे उसके आपकी मानक भाषा हो गई। तो आपके 4 स्टेप हो गए। 4 स्टेप मैंने बताए कौन कौन से बोलने वाले लोग होने चाहिए। सेकंड आपका क्या था, सेकंड आपका डायलेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हों। थर्ड आपका रूल आपका होना चाहिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर आपके ग्रामेटिकल रूल हों और जो डिक्शनरी वगैरह हों वो हों, ठीक है। फोर्थ आपका सिनेमा या इस तरह की चीज़ें भी उसके अंदर हों, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर एक बात और मानी गई है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसेस होती है ना, वो आपका कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। भाई
आप थोप देते हो ना चीज़ें कि नहीं ये बोलोगे तो सही है, ये बोलोगे तो गलत है, और ये जो सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से सोशल एक्सप्लॉयटेशन भी इसके साथ जुड़ा रहता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अब जैसे अंग्रेज जब भारत में आए तो जो इंग्लिश बोल सकते थे उनको पावर दी गई, उनको पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, कि अच्छा ये बंदा तो ये लैंग्वेज बोल सकता है और इस लैंग्वेज में बहुत बेहतर है। आज भी अगर देखा जाएगा तो इंडिया के अंदर यही तो चीज़ है, जो इंग्लिश बेहतर बोल सकते हैं उनको एक उच्च स्टेटस से देखा जाता है ना। वो आया कहाँ से? क्योंकि इंडिया 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, है ना। तो वो एक तरह से हमारी जड़ों में बस गई वो चीज़ें कि जो इंग्लिश बोलता है वो तो पढ़ा लिखा है, जो इंग्लिश नहीं बोलता वो अनपढ़ है, ये वाली बात मानी गई। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पढ़ाई किनको जाती थी? जो कि स्कूल में जाते थे, क्योंकि उनको तो अपने कर्मचारी बनाने होते थे। तो ये वाली चीज़ होती है, तो वो सोशल एक्सप्लॉयटेशन का भी पार्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज जो हमने बात करी थी, उसमें क्या होता है कि हमारा हर बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होता है, और हर बच्चा आपका एक तरह से रेडी रहता है कि उसको कोई भी लैंग्वेज आप सिखाओगे वो सीखना चाहता है और वो सीख सकता है। बस हमें देना क्या होता है, एक एनवायरनमेंट उसको देना होता है जिसके अंदर उसकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। और अगर देखा जाए तो 3 से 4 साल में वो बच्चा अपने आसपास की जो कम्युनिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको वो सीख लेता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं, तो आपका सोशल एस्पेक्ट क्या है लैंग्वेज का, सामाजिक पक्ष क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है। देखो ध्यान से समझो, जब भी हमारा बच्चा लैंग्वेज देखता है तो वो बोलना सीखता है, और वो ये भी बोलना सीखता है कि उसको यूज़ कैसे करेंगे, यानी लैंग्वेज को कहाँ किस तरह से यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे आप अपने छोटे भाई से जिस लैंग्वेज में बात कर सकते हो, उसी तरह से आप अपने टीचर से या अपने बड़ों से नहीं बात कर सकते, है ना। तो ये जो चीज़ होती है वो भी बच्चा किस तरह से सीखता है, वो आपका यूज़ करके सीखता है, सोसाइटी से ही सीखता है। तो ये सोशल एस्पेक्ट है, और इसी हिसाब से आपके सोशल डिफरेंस और स्ट्रेटिफिकेशन है ये भी ऑब्जर्व करता है वो जब लैंग्वेज को यूज़ करता है, ठीक है, कि अच्छा इनसे इस तरह से बात करते हैं, इनसे इस तरह से बात करी जाएगी। और जो लैंग्वेज है वो साउंड एट द लेवल ऑफ साउंड सिस्टम हर 15 से 20 किलोमीटर पे बदलती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि साउंड सिस्टम के लेवल पे बदलती है। तो लैंग्वेज चेंजेस इन एवरी 15 to 20 किलोमीटर एट द लेवल ऑफ साउंड सिस्टम, ठीक है, भारत के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब जो आपकी लिटरेचर होती है, जो साहित्य होती है, कई बार ये देखा जाता है कि वहाँ आपकी जिस तरह से जो आपका स्टाइल था लैंग्वेज का वो आपका बदला हुआ है। जैसे पोएम्स है, पोएम में क्या करोगे, कोई भी आपकी कविता है वहाँ तो आपको दिखेगा क्रिया और ये जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह से यूज़ की जा रही हैं, ठीक है। तो वो आपका स्टाइल हो जाता है। इसके लिए जो आपकी लिंग्विस्ट थे वो बड़े परेशान रहते थे, वो ये कहते थे कि ये चैलेंज था उनके लिए कि आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल आपका ढूंढना जो पोएम, स्टोरी, ड्रामा या नोवेल के अंदर आपका यूज़ किया जा सके, तो वो उनके लिए बड़ा भारी काम था, ठीक है। क्योंकि क्या होगा उसके अंदर आपका जो स्माइली होंगे, अप्रिसिएशन होंगे, सिनोनिम होंगे, पैरोडी होगी, उसको अलग अलग तरह से आप यूज़ करोगे जो ऑर्डिनरी यूसेज से अलग होगा, है ना। जिस तरह से आप लैंग्वेज को यूज़ करते हो उस तरह से कविताओं के अंदर नहीं यूज़ किया जाता, अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब देखो हम कभी भी किसी भी भाषा के अंदर पूरी तरह से प्रवीण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो 4 साल के बच्चे ने भी तो हमारा कुछ ना कुछ सीखा ही है, ठीक है। उसने बेसिक ग्रामर सीख ली किसी भी लैंग्वेज की, और साथ में उसने कुछ वकैब सीख ली। लेकिन हर बार आप जब जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा लैंग्वेज के अंदर। आपको हमेशा ऐसा नहीं होता आप कहेंगे कि मेरे को सारी लैंग्वेज अच्छे से आ गई और सारे वर्ड मेरे को पता हो गए, नहीं। तो इस वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो लैंग्वेज जो बोली जाती है 2 तरह से बोली जाती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, आपको बताया ही था। इनफॉर्मल जनरली जो पेरेंट्स घर पे सिखाते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका जो छोटी मोटी गलती होते हैं उनको लेके आपको डांटते नहीं है, जबकि फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। फॉर्मल में आपका जो लैंग्वेज लर्निंग होती है ये आगे हम पढ़ेंगे, है ना, इसके लिए अलग से है जब हम स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो LSRW है स्किल हमारी, वो हमारी होलिस्टिक होनी चाहिए, एक एक करके नहीं होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब ये है एक साथ चलती हैं ये चीज़ें, है ना, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। LSRW का मतलब होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, है ना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं भाई। अब हमारे जो इंडियन लैंग्वेज है इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे हुआ है, जो कैटेगरीज है, शेड्यूल लैंग्वेज कौन सी है, रीजनल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, इनका अलग अलग तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया क्या है, इंग्लिश इन इंडिया क्या है,
ठीक है, प्रोविजंस क्या हैं, कैसे कैसे ये बढ़ा है, अलग अलग जो कमीशन आए, कमेटी आए, उन्होंने क्या क्या इसको कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के अंदर मल्टीलिंगुअल, हमारा जो देश है वो मल्टीलिंगुअल है। यहाँ 1600 से ज़्यादा जो भाषाएं होती हैं वो बोली जाती हैं। ठीक है, आपका जो 1961 का सेंसस हुआ था उसके अंदर 1652 मदर टंग यानी कि मातृभाषाएं 1652 निकल के आई थी, जो अलग अलग भाषाएं थी। ठीक है, अब इनको जो मदर टंग थी इनको किस तरह से आपका करा गया, इनको अलग अलग 193 भाषाओं में बांटा गया। इसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो शेड्यूल लैंग्वेज है ना, अनुसूची में है जो भाषाएं हैं, वो पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके अंदर टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में ये बढ़ के 22 हो गई हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग भाषाएं जुड़ती रही हैं इसमें, उसकी लिस्ट है वो मैं पूरी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आपकी भारतीय जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। फिर आपका मल्टीलिंग्विज्म, ये तो कोई बात ही नहीं है कि भारत के अंदर मल्टीलिंग्विल बहुभाषिकता एक प्रॉब्लम नहीं, एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। चलो अब देखो, इंडिया के अंदर जो लैंग्वेज फैमिली है, बेसिकली 4 लैंग्वेज फैमिली हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अब 4 लैंग्वेज फैमिली के अंदर देखो, रुक जाओ एक सेकंड। उसमें पहला है हमारा इंडो आर्यन। अब हुए हैं कौन कौन से, देखो ध्यान से, इंडो आर्यन, द्रविडन, फिर एस्ट्रोएशियन जिसको आप मुंडा भी बोल देते हो, और एक तिब्बतन होता है। ठीक है, तो इनको बारे में बात कर ले। तो जो इंडो आर्यन भाषाएं हैं वो कौन कौन सी आपकी हैं, जिसके अंदर हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, ओरिया, कश्मीरी, ये सारी हैं इंडो आर्यन भाषाएं हैं। ठीक है, ये लिखी, इनकी लिपि अलग अलग हो सकती हैं लेकिन ये एक फैमिली से मानी गई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। द्रविडन के बारे में बात करें तो द्रविड़ भाषाएं कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुरुक, ये हैं भाषाएं। ठीक है, तिब्बतो बर्मन, आपका मणिपुरी, आपका आगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, टांगसा, मिजो, ये वाली हैं। इसके अंदर जनरली हमारी जो ट्राइबल लैंग्वेज है, कार्बी वगैरह, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका एस्ट्रोएशियन या मुंडा जो मैंने कहा था, तो मुंडा, मुंडारी, हो, संथली, सावरा, आपको बताना है। संथली कई बार एग्जाम में आता है, तो संथली कहाँ की भाषा है ये आप बताएंगे हमें। ठीक है, तो ये आपका 4 फैमिलीज़ हैं। अच्छा, इंडिया का देखा जाए तो वैसे इंडिया मल्टीलिंगुअल है और हमारा 4 भाषाई फैमिली हैं हमारे यहाँ पे, है ना, भाषाई परिवार 4 हैं। लेकिन फिर भी हमारा जो देश है वो 1 लिंग्विस्टिक एरिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ये अलग अलग, ये पीछे इसके एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि भारत के अंदर कितने लिंग्विस्टिक एरियाज़ हैं। लिंग्विस्टिक परिवार तो आपके हो सकते हैं 4, लेकिन जो एरिया हैं वो एक ही है। भारत को पूरे एक ही लिंग्विस्टिक एरिया की तरह देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे तो आपके कुछ वर्ड होते हैं, इको वर्ड होते हैं। इको वर्ड कौन से होते हैं? खाना वाना, हम कह देते हैं ना, जोड़ देते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से बताओ इको वर्ड कौन सा होगा, रीडुप्लीकेट वर्ड कौन सा होगा, खाना वाना खाया या नहीं खाया, है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। इसी तरह से रीडुप्लीकेट जब दोबारा, घर घर हम कह देते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आपका ऑल इंडियन लैंग्वेज है पोस्ट पोजिशंस, कि आपकी हर एक लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज है उसके अंदर पोस्ट पोजिशन हो सकती है। पोस्ट पोजिशन क्या होता है? जैसे इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन होता है कि आपकी, जैसे इन द रूम, है ना, ये होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पोजीशन पहले बताई गई है ना, प्री पोजीशन देखा जाएगा तो वो चीज़ होती है। पोस्ट पोजीशन क्या होता है? बाद में, कमरे में लिखा जाएगा, कमरे में, आया समझ में? तो ये वर्ड पहले आ गया है, उसकी पोजीशन बाद में आया, में। ठीक है, उस पर जब आता है बाद में आता है, जबकि इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में उससे पहले लिखा जाता है, इसलिए वहाँ पे प्रीपोजिशन रहते हैं। और जो आपकी इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं वहाँ पोस्ट पोजिशन होती है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब लगभग इंडिया की हर लैंग्वेज के अंदर रेट्रोफ्लेक्स साउंड्स होती हैं। त से थ बन गया, द से ध बन गया, है ना, या ड से ढ बन गया, ये वाली चीज़ चलती हैं। अब हिंदी को किस तरह से लिखा जाता है? हिंदी को लिखा जाता है देवनागरी लिपि में, उर्दू को लिखा जाता है अरबिक, अरबी में, और एक हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज वो कौन सी है जो आप हिंदी और उर्दू यूज़ करते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी जो यूज़ की जाती है ना, वहाँ उर्दू यूज़ नहीं की जाती, वहाँ भी हिंदुस्तानी यूज़ की जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी से लिए हुए हैं उन्होंने, उनकी उसके अंदर थे नहीं। आया समझ में? आपको पता होना चाहिए कि जो ये उर्दू है या जो हिंदुस्तानी है ये एक्चुअली यूपी के अंदर डेवलप हुई है।
ठीक है। तो जिसको उन्होंने अपनी भाषा बनाया है, वो सारी चीज़ें किया, ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की है। तो जो हिंदुस्तानी है, हम आज भी हिंदुस्तान के, भारत के अंदर हिंदुस्तानी, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी हिंदी प्लस उर्दू हिंदुस्तानी ही लैंग्वेज यूज़ हो रही है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, तो भाग 17 में, ठीक है, भाग 17 के अंदर पार्ट 17 में शेड्यूल 8 में आपको बताया था मैंने 22 लैंग्वेज है, ठीक है। और अगर भाषा का देखेंगे भाग कौन सा है, भाषा का भाग है 17वां, ठीक है। आर्टिकल 343 आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बताता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी कौन सी है? हिंदी है। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश आपकी, इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। आया समझ में? अब देखो, राजभाषा है हिंदी, इस बात को ध्यान समझ लेना, राष्ट्रभाषा नहीं है। कई जगह गलती कर देते हैं बच्चे, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा आर्टिकल 343 के तहत, ठीक है। शुरुआत में इंग्लिश को ये दर्जा मिला था कि भाई 15 साल तक जो इंग्लिश होगा, इंग्लिश को हम ये मान लेंगे कि ख़त्म कर देंगे और हिंदी में चलाएंगे। उसका रीज़न भी था क्योंकि इंडिया के अंदर जो मिनिस्टर थे ना प्रोमिनेंट, वो सब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते थे, इंग्लिश में उनको काम करना ज़्यादा था। तो उस टाइम पे ये जुगाड़ करा गया कि इसको 15 साल तक हम कर देते, इतना हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है, इतना हो लेगा काम हमारा। लेकिन फिर वो हटा ही नहीं, 1963 में परमानेंटली इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, इंडिया की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अब आर्टिकल 345 है, वो राज्यों को ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से कोई और भी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आपका राजभाषा चूज़ कर सकते हैं, हिंदी के अलावा भी चूज़ करते हैं। आर्टिकल 345 ये देता है। अब जैसे 343 के तहत तो ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई, राजभाषा आ गई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आ गई है। लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य 345 के तहत देता है कि वो अपने से ज़्यादा वो कर सकता है। अब हिंदी को किन्होंने किया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली ने तो हिंदी को डिक्लेयर कर रखा ऑफिशियल लैंग्वेज। जबकि अगर आप सिक्किम के अंदर देखेंगे तो सिक्किम के अंदर नेपाली, लेपचा, भूटिया ये भी भाषाएं चलती हैं, मतलब ये वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे नागालैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने इंग्लिश बनाया हुआ है। मिजोरम और जो मेघालय है, यहाँ कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, और यहाँ किस तरह से कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? इंग्लिश ही यूज़ होती है यहाँ पे भी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सारी यूनियन टेरिटरी के अंदर हिंदी लैंग्वेज यूज़ होती है एज ऑफिशियल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, एक यूनियन टेरिटरी को छोड़ के, वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है, यूज़ होती है तमिल, है ना। वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ बताई, वो आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ तमिल यूज़ होती है, और बाकी हर जगह आपकी क्या होती है? हिंदी यूज़ होगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो यूनियन टेरिटरी क्या है, वो सेंटर के अंदर आएंगी, ठीक है, ये वाली चीज़ होती है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कैटेगरीज ऑफ इंडिया के अंदर जो कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी होती हैं बताया था, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 4 कैटेगरी है, एक तो शेड्यूल लैंग्वेज है, एक रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग है, क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और फिर लैंग्वेज और डायलेक्ट ये भी क्या है। तो पहले शेड्यूल लैंग्वेज, जो पहले 14 थी, भारत जब आज़ाद हुआ 22 हो गई, कैसे कैसे हुई है वो इसी पार्ट में बात करते हैं। अब जो 8वें शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को रखा गया है भारत के संविधान में, उनको अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है, शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है उनको, और ये टोटल है अभी 22, ठीक है। अब देखो, सिंधी को इस लिस्ट में अमेंड लिया गया था 1967 में, 21वें अमेंडमेंट में। आया समझ में? इसके बाद में जैसे 14 थी, 14 से 15 हो गई थी, 1961 में पहले जो एक्स्ट्रा थी वो ऐड हुई। फिर इसी तरह से कोंकणी, मणिपुरी को और नेपाली को, इनको इंक्लूड किया गया 71वें कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, ठीक है। उसके बाद में बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी को यूज़ किया गया था। तो इस तरह से देखो, 1967 में कितनी हो गई थी? 14 से हो गई थी 15। फिर 1992 में कितनी हुई? 3 और जुड़ गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 और जुड़ गई, तो ये हो गई 18। अब 18 के बाद में जब 2003 के अंदर 92वां अमेंडमेंट आया, ठीक है, तब आपकी बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी, इन चारों को ऐड किया गया। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से अमेंडमेंट में ये भाषाएं जोड़ी गई थी भारत के संविधान में,
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये चीज़ थी, इस तरह से टोटल 22 लैंग्वेज हो गई हैं। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के बारे में बात करेंगे। तो 2001 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 100 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस हैं भारत के अंदर। और 1961 का जो सेंसस आया था उसमें बताया था 1652 मदर टंग यूज़ की गई थी, ठीक है, जिसको 193 भाषाओं में बांटा गया कि ये इन्हीं का पार्ट है, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर अब अगर बात करें तो देखो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है। अब क्लासिकल लैंग्वेज जो बहुत पुरानी लैंग्वेज थी, ठीक है, अब इसमें टोटल पहले अगर देखा जाएगा तो एक एक करके जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। अगर आज की डेट में बात करेंगे 2024 में ये अपडेट हो गई हैं। उससे पहले जब ये किताब थी, किताब के अंदर 4 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की गई। फिर 2014 में टोटल 6 हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में 2024 में 5 और जोड़ दी। वो कौन कौन सी थी वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। अभी हम पढ़ लेते हैं। तो जिस लैंग्वेज का लिटरेचर 1500 से 2000 साल पुराना है उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मान देते हैं। उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ लिटरेचर, एपिक, रिटन वगैरह कुछ होना चाहिए, उनको हम कहेंगे, ठीक है। और साथ में इसका अपना अस्तित्व होना चाहिए, ना कि दूसरी किसी लैंग्वेज से ये निकली हो तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज मानने जाएंगे कि ये अपने हिसाब से निकली थी। तो अब इसमें देख लो, आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब तमिल है, तमिल ये भी माना जाता है कि तमिल सबसे पुरानी लैंग्वेज है ना। तो क्लासिकल लैंग्वेज ये जून 2024 के अंदर बनी क्लासिकल लैंग्वेज। फिर संस्कृत को लिया गया, 2005 में संस्कृत भी आ गई, ठीक है। और कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में कर दिया। तो 2008 तक हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई हैं? 4 हो गई हैं। समझ में आया? फिर मलयालम आई। मलयालम को 2013 के अंदर लेके आए क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर। और 2014 में ओडिया लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। इस तरह से टोटल हमारी 2014 तक कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई थी? 6 हो गई थी। अब उसके बाद में 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 5 क्लासिकल लैंग्वेज और जोड़ दी, तो टोटल अभी हो गई हैं 11। अभी इसमें कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? इसके अंदर हमारी मराठी जोड़ दी गई है, महाराष्ट्र की मराठी जोड़ दी गई है, पाली एक लैंग्वेज जोड़ दी गई है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। फिर हमारी प्राकृत आ जाती है। और फिर अगर हम देखेंगे असमीज़ और बंगाली आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल 5 लैंग्वेज और जोड़ दी हैं। तो हमारा कौन कौन सी बन गई है? तमिल बन गई जो सबसे पहले बनाई थी, फिर संस्कृत, फिर हमारी तेलुगु और कन्नड़ एक साथ बनाई थी। उसके बाद मलयालम 2013 के अंदर, उसके बाद में ओडिया 2014 में। तो इस तरह से टोटल 6 हो गई थी। फिर 2024 के अंदर हमारी कौन कौन सी बनाई? असमीज़ ले लेंगे, बंगाली ले लेंगे, मराठी ले लेंगे, 3 ये हो गई। उसके बाद में पाली और प्राकृत, ये भी हमारी 5 ये भी जोड़ दी गई हैं, ठीक है। ये भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है? ये मानते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता। इस बात को ध्यान समझ लो कि साइंटिफिक वे में जो बोली और भाषा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, अलग अलग चीज़ें कुछ चलती हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। एक बात कही थी मैंने आपको, जो कि यहाँ पे भी है। रमाकांत अग्निहोत्री ने कही थी कि जो ज़्यादा पावरफुल और रिच पीपल के द्वारा बोली जाती है जनरली, हम उसको कह देते हैं, उसको भाषा बोल देते हैं, बाकी सभी को बोली बोल देते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी भी अपनी ग्रामर होती है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी की अपनी ग्रामर है, तो वो भी एक तरह से अपनी लैंग्वेज है। आया समझ में? तो इसमें कोई वो नहीं होता, ठीक है। कई बार जैसे हरियाणवी को भी एज अ बोली ट्रीट किया जाता है, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज है जिसकी अलग अलग 6 बोलियां हैं, जिसमें देश वाली बोली है, ठीक है, आपकी अलग अलग अहिरवाटी बोली है। तो ये जो होंगी इसकी अलग अलग 6 होंगी, जो उसको अलग अलग तरह से बोला जाता है, वो बोली आपकी हो जाती हैं। अब उसका जो लैंग्वेज होगा, या फिर आपकी जो, आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो ग्रामर होगी वो भी अलग रहेगी, है ना। तो हम ये मानते हैं कि उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, वो निकली ज़रूर होती हैं, उसका बात अलग होती है कि वो एक दूसरे से निकली हैं, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज और जो डायलेक्ट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एज अ लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो। अब भारत में क्या स्टेटस है हिंदी का, ध्यान से समझो। अब हिंदी है, ये माना जाता है कि एंशियंट इंडिया, ये एंशियंट नेम है हिंदी के ही। हिंद जो इंडिया था, इंडिया को हिंद बोला जाता था, है ना। कई लोग उसको ये भी कहते हैं, सिंधु नदी से जो इधर रहते थे लोग, उनको सिंध
या हिंद बोल दिया जाता था, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका जो ये वर्ड था, हमारे देश का नाम भी इसी तरह से पड़ा, और वहीं से हमारा जो लैंग्वेज है, हिंदू लोग थे जो, तो वो हिंदू ही बोलेंगे, तो उसी से हमारा ये चीज़ पड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है हिंदी। अब बेसिकली देखा जाए तो अब इसका लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस तरह से, वो देख लेते हैं एक बार। हिंदी को बेसिकली हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो मेन जो हिंदी है, हिंदी वो थी जिसके अंदर कोई भी और जो भाषा थी, संस्कृत हो गया या फिर कोई आपका उर्दू हो गया, कोई इस तरह के वर्ड कहीं से नहीं लिए गए थे। पहला तो वो हिंदी था। फिर आपका होता था खड़ी बोली। खड़ी बोली जो आम लोग बोलते थे, ये सबसे शुद्ध मानी गई थी ये हिंदी, है ना। फिर खड़ी बोली जिसको आम लोग बोलते थे, इसमें दूसरी भाषाओं से भी शब्द आए और ये वो चीज़ हुई। फिर तीसरी थी नगरी हिंदी। नगरी हिंदी कौन सी थी? जिसके अंदर जनरली हमारा जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो नगरी हिंदी में लिखा गया। और चौथी हमारी थी हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू मिला के हिंदुस्तानी बनी, जिसको आज हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी के चार तरह की हिंदी जो इंडिया के अंदर बोली जाती हैं वो है। अब इसके साथ ही देखो, ये जो हिंदी का डायलेक्ट है ये भी देख लो। अब इन्होंने कैटेगराइजेशन कर दिया था हिंदी के डायलेक्ट का, कैसे कैसे किया था कि ईस्टर्न हिंदी कौन सी थी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये वाली चीज़ थी। बिहारी हिंदी हो गई थी, भोजपुरी, मगली और मैथिली, ठीक है। वेस्टर्न हिंदी के 2 हिस्से कर दिए थे, आकल बहुला और ओकार बहुला, जिसके अंदर हरियाणवी, कोरबी, दक्षिणी ये आ गई थी, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें थी। राजस्थानी हिंदी आ गई थी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी आ गई थी, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये आपके इस तरह से भी आपके जो हिंदी के डायलेक्ट थे, इनकी क्या की गई थी? इनकी किया गया था इसको, ठीक है। इसका कैटेगराइजेशन किया गया था, ठीक है। चलो, अब द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हिंदी इज बेस्ड ऑन द 3 मेन सेंटर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी? मेरठ, दिल्ली और आगरा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ये माना गया था, ठीक है। अब हिंदी का अगर लिटरेचर के हिसाब से देखा जाएगा तो ब्रज, मैथिली, अवधी ये प्रोमिनेंट लैंग्वेज हैं जिसने हिंदी की हेरिटेज को बढ़ाया है। इसी हिसाब से जो जयसी और तुलसीदास थे, ये पोएट थे अवधी के। जयसी की पद्मावत आपको पता ही होगा। पद्मावत आपकी जो मूवी आई थी, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो हुआ था, ठीक है। तो वो किसकी थी? जयसी की थी। तो ये किस में एपिक लिखी गई थी? अवधी में, ठीक है। अब तुलसीदास कौन से पोएट थे? ब्रज के थे ये तुलसीदास कौन से थे? ब्रज के थे। इन्होंने टोटल 12 प्रोमिनेंट पीसेस लिखे, रामचरितमानस, कविता वाली, गीता वाली, ठीक है। ये आप पढ़ लेना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये किस में लिखे गए हैं? ये आपके ब्रज में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब तो ये नॉर्मल है। 2 न्यूज़पेपर, एक तो हुआ था 1826 में, जो पहला था ये था उदंत मातरंड, ठीक है। दूसरा आपका था बंगदूत, ये इनका विमोचन हुआ था, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हिंदी के न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ये बता ही दिया था। इसके अलावा इंडिया ने हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर लिया था 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। वही चीज़ है। फिर आपका आ जाता है 1925 के बारे में बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने हिंदुस्तानी को यूज़ किया था कि हिंदुस्तानी आपकी डे टू डे जो वर्क होगा वो हिंदुस्तानी में होगा। कांग्रेस ने डिसाइड किया था, ठीक है। गांधी जी के एफर्ट्स की वजह से हिंदुस्तानी कौन सी थी? हिंदी प्लस उर्दू जो थी वो हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब स्टेटस इंग्लिश का क्या है इंडिया के अंदर? बताया 1857 में जो भी आपका यूनिवर्सिटी वगैरह थी उनकी क्या बन गई थी? आपको पता होगा 3 यूनिवर्सिटी खुली थी। कौन कौन सी खुली थी? 3 यूनिवर्सिटी बताएंगे भाई, है ना। हमने आपको ब्लॉक 1 में पढ़ाया था, ठीक है। शायद आपका 5वां जो लेक्चर था उसके अंदर बताया था, तो कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आपका जो इंग्लिश थी वो इंडिया की लैंग्वेज बन गई थी, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज बबन गई थी, अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया था। पहले 15 साल के लिए था, बाद में इसको 1963 में बढ़ा के ऑफिशियल एक्ट, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था उसमें एसोसिएट लैंग्वेज को इसको परमानेंट कर दिया। इसके अलावा आपका सेकेंडरी एजुकेशन 1952-53 में कहा था, वहाँ पर भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। उसके साथ ही 1966 में जो ये आपका कमीशन आया था, ठीक है, उसके अंदर भी 1964-66 के अंदर बात करी गई थी। त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात करी थी, जिसमें पहली भाषा कौन सी थी? पहली भाषा थी जो उसकी अपनी मातृभाषा होती है, या पहली भाषा जो होगी
अलग अलग जगह अलग अलग तरह की रहती है, ठीक है। दूसरी भाषा जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जो स्कूलों की भाषा होनी चाहिए, ठीक है, स्कूलों की भाषा कह रहा हूँ, जो मॉडर्न लैंग्वेज होती है, ठीक है। पहली भाषा मातृभाषा के रूप में सिखाई जाएंगी जिसमें पढ़ाया जाएगा। दूसरी भाषा इंग्लिश को लिया गया, ठीक है। जनरली हिंदी भाषी क्षेत्र में क्या था, हिंदी भाषी क्षेत्र में आपकी पहली भाषा तो यही हो जाती थी, हिंदी हो जाती थी, दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश हो जाती थी, तीसरी भाषा आपकी जनरली या तो उर्दू रहती थी या संस्कृत, ये चीज़ रहती थी, या पंजाब वगैरह में पंजाब चली जाती थी, ठीक है। इसी हिसाब से जो आपकी अलग अलग जगह अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया गया, ठीक है। कई जो साउथ में क्या था, पहली भाषा तमिल, सेकंड भाषा इंग्लिश, थर्ड भाषा हिंदी वगैरह यूज़ कर लेते थे, तो ये वाली सारी चीज़ें रहती थी, ठीक है। तो चलिए अब आपका आ जाता है इंडियन पॉलिसीज़ वगैरह किस तरह से करी गई है, ठीक है। जब त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात किया गया कि तो उसके जो त्रिभाषा सूत्र कब आया था, जो आपका कोठारी आयोग आया 64-66 के अंदर, तो उसके बेस पे फिर इंडियन नेशनल पॉलिसी बनी थी 1968 में, ठीक है। तब इसके बारे में बात की गई कि हाँ भाई आपको भाषाओं को बढ़ाना है, लिटरेचर भी ज़रूरी है भाषाओं के लिए, ये कोशिश की गई थी। और रीजनल लैंग्वेज को यूज़ किया जाए प्राइमरी लेवल पे अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो उस हिसाब से, ठीक है। और सेकेंडरी में 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज सिस्टम ये लागू करना था हमें, ठीक है। अब देखो ध्यान समझो, अब जब 1986 की पॉलिसी आई, ठीक है, उसके अंदर भी बात की गई थी, लेकिन जब उसको किया गया 1990 में रिव्यू किया गया और 1992 में प्लान ऑफ एक्शन फिर से आया, तो तब भी ये वाली बात की गई कि भाई इंग्लिश में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दो, जिससे हमारा जो शिक्षण है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। एनसीएफ ने क्या कहा, एनसीएफ ने कहा कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को एक्वायर करने की, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। फिर आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला हुआ, अभी जो आपकी फ़िलहाल चल रही है वो भी 3 लैंग्वेज फार्मूला चल रहा है, तो ये यूनिट भी आपकी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम करेंगे लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग के ऊपर। इसमें सीधा सीधा क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या से जो मातृभाषा वाली होती है, एनवायरनमेंट वगैरह से सीख ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेज इसके अंदर थोड़ी सी देख लेंगे हम क्या है, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होता है या उसको जनरली लर्निंग कहते हैं, तो वो कैसे होती है, ठीक है। मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कौन कौन से होंगे, वो 5 मेथड बताए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो बायोलॉजिकली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आप अलग अलग प्रोड्यूस कर सकते हो, साउंड कर सकते हो और हियर कर सकते हो, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है ना, जो जानवरों में नहीं होती, वो इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता है ना। जैसे आप अलग अलग जितनी ज़्यादा साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जानवर उतनी ज़्यादा साउंड नहीं कर सकते, तो आपकी एक भाषा जो है वो आपका है, ये बायोलॉजिकल है। अब उसके अंदर से बेसिकली देखा जाए तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है टॉकिंग, जो आप बात करते हो, प्रोड्यूस करने की बात ही आ रही है यहाँ पे भी, है ना, आपके मसल्स लिप्स वगैरह जिस तरह से काम करते हैं। एक बात आती है कंप्रीहेंशन की, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान समझना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, देखो कंप्रीहेंशन हमारा कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है ना, ब्रेन से। अब ब्रेन के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, ध्यान समझ लेना इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझना। अब जो नीचे वाला होता है उसको तो कह देते हैं ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होगा, और ऊपर वाले को बोल देते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम क्या काम करता है, ब्रेन स्टेम आपका काम करता है, आप ब्रीदिंग कैसे कर रहे हो, आप कभी सांस लेना भूलते थोड़ी हो, वो आपका क्या कर रहा है, वो ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन जो नीचे वाला ब्रेन है, सेरिब्रम है, वो या जो स्पाइनल कोड वगैरह जो ये होता है, ये सारा का सारा आपका काम किसका होता है, ब्रेन स्टेम का काम होता है। जो ऊपर वाला जो थिंकिंग वाला काम होता है वो चलता है आपका सेरिब्रम में। सेरिब्रम के अब 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, एक राइट हेमिस्फेयर होता है। अब लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है, अब ये माना जाता है जो राइट हैंडेड होते हैं ना, उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर वाले पार्ट होते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो राइट हेमिस्फेयर वाले पार्ट होते हैं। तो इस तरह की कुछ स्टडीज़ हैं, लेकिन उस चीज़ को इतना मत सोचो। अभी ये समझो कि जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसको मेन माना जाता है वो लैंग्वेज वाला होता है। लेफ्ट हेमिस्फेयर कौन सा होता है, जिसकी जो लैंग्वेज जिसके ऊपर काम करता है, और दूसरा आपका राइट हेमिस्फेयर जो रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड काम करता है। तो अगर इस लेफ्ट हेमिस्फेयर के बारे में बात करूं तो इसके भी 2 हिस्से हैं। कौन से 2 हिस्से होते हैं, इसमें जो आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर के अंदर देखा जाए तो जो कान के ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रोका, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोका बोलते हैं। ये स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है, जो आप बोल रहे हैं ना वो आप ब्रोका के अंदर काम करता है, ठीक है। जबकि जो आपका कान के नीचे होता है उस एरिया को बोला जाता है वर्निक। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं आपको,
WERNICKE, ये चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आपके कान के नीचे काम करता है, और ये क्या होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन के लिए होता है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन क्या करोगे, तो कान के ऊपर वाला ब्रोका एरिया होता है, आपको बताया मैंने। तो आपके ब्रेन के दो हिस्से थे, एक तो सेरिब्रल था, एक ब्रेन स्टेम थी। ब्रेन स्टेम आपका बेसिकली आपका ब्रीदिंग और उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। अब सेरिब्रल के दो हिस्से हो गए, दो हेमिस्फेयर बन गए, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर था वो, जब लेफ्ट हेमिस्फेयर ये तो लेफ्ट कान के ऊपर रहेगा, कान के आसपास रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो वो भाषा से रिलेटेड है। और जो राइट है, राइट कहाँ से है, जो लॉजिक और रीजनिंग है, इससे रिलेटेड होता है। अब जो लेफ्ट हेमिस्फेयर था, वो लेफ्ट कान के ऊपर का जो एरिया है वो ब्रोका है, वो स्पीच बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जबकि व्रेनिका हमारा कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर काम करता है। तो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना था, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब रोल ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट बढ़िया होगा उतना ज़्यादा बच्चा बेहतर सीखेगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, और वो करते हैं, वो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एफर्ट नहीं करने पड़ते, उनकी सराउंडिंग बदलती रहती है, तो वो उतनी ज़्यादा लैंग्वेज सीखते रहते हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। बच्चा कैसे करता है, बच्चा आपका इमिटेट करता है बड़ों को देख के, और वो फिर अपने हिसाब से वो चीज़ें वो सीख लेता है। आए समझ में। अब लैंग्वेज ऑफ एक्विजिशन क्या होता है आपका, स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन देखो, इसमें टोटल हमारी 5 स्टेज होती है। पहली होती है कुइंग। कुइंग आपका क्या होता है, कुइंग के अंदर आपका बच्चा क्या करता है, बच्चा केवल स्वर या जो आप वोवल कह सकते हैं वो बोलता है, ऊ ई ये बोलेगा, ठीक है, ये बोलता है। तो ये आपका होता है कुइंग होता है, ठीक है। फिर आपका बैबलिंग हो जाता है। बैबलिंग के अंदर क्या करता है, अब बच्चा आपका जो भी आपके जो साउंड होते हैं है उसके अंदर आपके वोवल के साथ कॉन्सोनेंट को भी ऐड कर देता है, यानी कि जैसे ग, गी, का, मा, पा, इस तरह से बच्चा बोलने लग जाता है। ये उसका बैबल साउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चा लगभग ये 6 वीक में शुरू करता है और ये 6 महीने में शुरू करता है। और फिर वन वर्ड साउंड होती है। वन वर्ड साउंड जब उसको दो अलग अलग उनको बोल देता है, जैसे मम्मा एक साथ बोल दिया उसने, मम्मा एक साथ बोल दिया, पापा एक साथ बोल दिया। वहाँ देखो, वहाँ पा वो अलग चीज़ थी, ठीक है, वो अलग चीज़ थी, वो आपका बैबल में आ जाता है। लेकिन एक साथ मिला के जब बोल रहा है बच्चा, वो आपका वन वर्ड स्टेज हो गया। अब उसके साथ ही वो अलग से भैया, दीदी, गुड़िया, इस तरह की चीज़ें बोलेगा, तो ये वन वर्ड साउंड आ जाता है। आया समझ में। तो ये आपकी तीसरी स्टेज होती है। फिर दूसरी स्टेज आपकी आती है जब बच्चा इस तरह से बोलता है, दूध खत्म, दूध खत्म, तो 2 वर्ड ही बोल रहा है, अब 2 वर्ड बोलना सीख गया बच्चा। उसके बाद में आपकी लोंगर जो आपकी अटरेंस होती है वो आपका 5वीं साउंड होती है, या 5वीं स्टेज होती है आपका, जिसके अंदर बच्चा लंबे कथन या उच्चारण ज़्यादा करने लग जाता है। ये बच्चा 2 से 4 साल की आयु में करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो चलिए, बेसिक चीज़ यही थी। अब दूसरी लैंग्वेज का जो एक्विजिशन या लर्निंग होता है वो कैसे होता है, देखो ध्यान से। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए दूसरी लैंग्वेज कौन सी है। दूसरी लैंग्वेज यानी जो उसकी मदर टंग है, मदर टंग से दूसरी अलग जो लैंग्वेज है वो। अब ये माना जाता है कि क्या हम इस दूसरी लैंग्वेज को भी इसी तरह से सीख सकते हैं अगर हम उसको माहौल वैसा दे देंगे तो। और कोशिश यही की जाती है कि स्कूल के अंदर भी जो हम पढ़ाएं बच्चों को या जो करें, वहाँ पे लैंग्वेज एक्विजिशन का मौका दें, जिससे बच्चे जैसे घर में एक मदर टंग सीखें वो इस तरह से वो भी सीखें। अगर उसको पहले बच्चे को क्या, आपने कोई रूल्स थोड़ी पढ़ाए थे, ध्यान समझना। लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग में फ़र्क क्या है। एक्विजिशन आप माहौल देते हो, बच्चा अपने आप सीख लेता है, ठीक है। और लर्निंग के अंदर आप क्या करते हो, पहले बच्चों को रूल बताते हो, रूल से वो बच्चा सीखता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी जो चलती है वो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर होता है, ठीक है। तो वो आप टीचिंग रूल्स और वोकैबुलरी वगैरह सिखाते हो, तो वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। अब लैंग्वेज एक्विजिशन होती है वो हमारी नेचुरल होती है, कम्युनिकेटिव होती है, बच्चा बोल बोल के और सुन सुन के सीखता है। जबकि जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग होता है वो जनरली हमारा पढ़ाई करके, लिख के, रूल्स वगैरह रट के ये ज़्यादा सीखता है, ठीक है। इस तरह से वो हो जाता है, ठीक है। अब जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है उसके अंदर हमारा माना गया है कि वो सबकॉन्शियस प्रोसेस होती है, कि बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो लैंग्वेज सीख रहा है ना, वो लैंग्वेज सीख जाता है धीरे धीरे करके। जबकि जो लैंग्वेज लर्निंग होता है उसके अंदर बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान है, मेरी भी बैटरी जस्ट ख़त्म होने वाली है, ठीक है। चलो, हाउ कैन वी हेल्प टू एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज को हम किस तरह से वो करते हैं। अब क्रेशन ने एक वो दिया था, कम्प्रीहेंसिबल इनपुट सेकेंड लैंग्वेज के लिए उन्होंने कहा था,
भी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में अगर पढ़ें तो देखो होता क्या है कि जनरली, जैसे मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ, पंजाबी आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं आती होगी, है ना, लेकिन पंजाबी सॉन्ग हम सुनते हैं तो हमें मोटा मोटी उसका मतलब पता चल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट होते हैं कि मीनिंग को मोटा मोटी बंदा अंडरस्टैंड करने लग जाता है। उसके अंदर मतलब हर एक जो वर्ड होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता, लेकिन आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हो, तो वही आपका एक्वायर करते हो आप लैंग्वेज को उस हिसाब से, और उसके अंदर उसका डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बच्चे का बढ़ाते जाओ, उससे उसका जो एक्विजिशन होगा वो और बेहतर हो जाएगा। यही कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट का आप ये कहेंगे एस्पेक्ट था, है ना, कि इसके अंदर क्या था कि बच्चे को कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रेफर्स टू यूजिंग लैंग्वेज विच चिल्ड्रंस आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम होल्ड चैलेंजेस फॉर देम, कि उनको चैलेंज भी आ रहा है। अगर आपको कोई पंजाबी गाना मैं कहूँ कि एक एक वर्ड उसका समझाओ, आप हो सकता है नहीं समझा पाओ, लेकिन आपको मोटा मोटी मीनिंग आपको पता चल जाएगा। तो वो वाली सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट आपका किसने दिया था, क्रेशन ने दिया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल है, ये हो जाएगा कि लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। सेकंड लैंग्वेज टीचिंग के अंदर ग्रामेटिकल रूल स्ट्रक्चर वगैरह आप सिखाते हो बच्चों को, ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। क्या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को सीखने के अंदर वो करती है, इंटरफेयर करती है? तो कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि कई जगह ये माना गया था कि कुछ जो एरर्स होती हैं या जो आपका बच्चे जो गलतियां करते हैं वो कई बार इस वजह से करते हैं कि आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसकी ग्रामर वोकेबलरी फोनोलॉजी ये अलग होती है, इस वजह से वो एक्वायर करने में बच्चे हो सकता है चेंज करें। लेकिन ओवरऑल इतना ज़्यादा वो नहीं है, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सहायता ही करती है और मल्टीलिंग्विज्म अच्छा है। मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर देखेंगे तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, पहले बच्चे को ग्रामर सिखाएंगे, इसके अंदर जो आपकी अपनी जो जैसे हिंदी से इंग्लिश करवा रहे हैं वो वाला आपका यूज़ होता है, के अंदर आपको रूल्स बताए जाते हैं, उन रूल्स के हिसाब से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, तो वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। फिर आपका कम्युनिकेटिव मेथड, अब कम्युनिकेटिव मेथड के अंदर बच्चे को ना केवल बोलना सिखाएंगे बल्कि उसको कहाँ किस तरह से किस कंटेक्स्ट में बोलना है ये भी सिखाया जाएगा। ये सोशल लिंग्विस्ट इन्होंने कहा था, जैसे बताया था ना कि आप हर जगह अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो वाली चीज़ होगी। जो फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज की बात होती है वो भी यहीं से आई थी, ठीक है। तो वो कम्युनिकेटिव मेथड होता है, तो यहाँ बच्चा कम्युनिकेशन से सीखता है, ठीक है। फिर आपका नेचुरल अप्रोच होगी। अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो बच्चे को ये कहा गया कि उसके अंदर इननेट एबिलिटीज़ होती है लैंग्वेज एक्वायर करने की, बस हमें बच्चे को टेंशन नहीं देनी है। बच्चा अगर मान लीजिए छोटा बच्चा होता है वो बोलते बोलते गलतियाँ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं उन चीज़ों को और उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती मैं गलत कर रहा हूँ, कोई डर भय नहीं होता। तो यहाँ भी फोकस जो होगा कि बच्चा सीख रहा है, अपने आप सीख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको डराया ना जाए, ये रूल है ये रूल है, उसको करेक्ट ना किया जाए बार बार, तो वो नेचुरल अप्रोच आपकी होती है, ठीक है। उसके अंदर फोकस किया जाता है कि बच्चा सीख रहा है हमारे थ्रू, उस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया जाता है, ठीक है। अब एक इसके अलावा देखो भाई, जो आपके उसमें दिखाए गए थे उसमें डायरेक्ट मेथड था, ऑडियो लिंग्वल था, जबकि आपकी जो ऑफिशियल बुक्स है ना उनके अंदर केवल ये इंडेक्स में दिए गए हैं, उसके बारे में बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड क्या है, आप डायरेक्ट वही लैंग्वेज सिखाते हो, आप अपनी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करते हो, हिंदी आपको यूज़ ही नहीं करनी है, इंग्लिश में ही बात करेंगे, इंग्लिश में ही सब कुछ करेंगे, वो आपका डायरेक्ट मेथड होता है और उसी के रूल्स वगैरह आप सिखाते हो। ऑडियो लिंग्वल मेथड ऑडियो से या मूवीज़ वगैरह दिखा के इस तरह से आप सिखाते हो, तो बेसिक यही चीज़ है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।